Hello friends, today we will discuss about the most important questions of linear algebra. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, नॉन कॉम्यूटेटिव या नॉन एसोसिएटिव। ये आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है ऑलवेज एसोसिएटिव होती है, इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। सेकंड क्वेश्चन, let A be a square matrix of order n by n and k is a scalar, then adjoint of k is equal to। ये भी हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, जो डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है आपने। एडजॉइंट ऑफ के इक्वल टू होता है k की पावर n-1 एडजॉइंट ए। n क्या है? n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन जो हमारी सी वो करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन, चार ऑप्शन है, चार में से कौन सी करेक्ट होगी इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास ए एडजॉइंट ए की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। आई एन क्या है? हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन बाई एन की यूनिट मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, आई एन की जहाँ पर वैल्यू फिल कर दी, तो डिटर्मिनेंट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों वो साइड पर हमने जहाँ पर और जहाँ पर दोनों साइड पर हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट लेने से क्या होता है, उसके बाद ये सभी में से जितनी इसकी रो है, nth रो है, तो nth रो में से अगर ये डिटर्मिनेंट ए कॉमन आएगा तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की पावर n आउट हो जाएगी। तो अंदर आगे हमारे पास जो 1 0 0 मतलब यूनिट मैट्रिक्स रह जाएगी और यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1। तो जहाँ पर हमने इसकी वैल्यू 1 फिल कर दी। और डिटर्मिनेंट ए डॉट बी कितना होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। और जहाँ पर ये वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट अलग अलग कर दी हमने। तो फिर जहाँ से हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगी। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन, नीचे चार ऑप्शन दी गई है, कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? पहली ऑप्शन तो ठीक नहीं होती है, सेकंड भी करेक्ट नहीं है, थर्ड भी करेक्ट नहीं है, तो इसकी ऑप्शन फोर्थ जो होगी वो करेक्ट है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये जो ऊपर क्वेश्चन किया है उसकी मॉडिफिकेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if lambda is a characteristic root of a non-singular matrix A, then the characteristic root of adjoint of A, adjoint A के कितने रूट होंगे, उसके रूट कैसे होंगे? मतलब फर्स्ट है भी लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकंड है लैम्डा, थर्ड है डिटर्मिनेंट ए अपॉन लैम्डा, फोर्थ है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अपॉन लैम्डा। देखिए जहाँ पर हमको ये पता है, इफ़ आइगन वैल्यू ऑफ ए लैम्डा है तो आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट कितनी होगी? डिटर्मिनेंट ए अपॉन लैम्डा। इसका मतलब हमारी जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर देन ए की पावर n इज, मतलब ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ये कैसी मैट्रिक्स होगी? अगर ए जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की स्क्वायर, ए की क्यूब, ए की पावर 3 वो कौन सी होगी? वो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल या नन ऑफ दीज क्या होगा इसमें से, वो चेक करना है हमने। हमारे पास अगर मैट्रिक्स लेट कर लो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया है और पुट कर दिया इक्वल टू 2, तो ए स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए होगा। मैट्रिक्स को अगर हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आउटपुट आती है, विच इज़ अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्यूब के लिए चलो चेक कर लेते हैं। अगर एन की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी तो हमारे पास ए क्यूब होगा। ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। इट इज़ अगेन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो कहने का मतलब अगर ए की पावर हम 2 कर दें या ए की पावर 3 कर दें या ए की पावर 4 कर दें, सारी की सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी कोई भी पावर जो होगी वो सिमेट्रिक होगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ 4x4 स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स इज। कोई 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगी आपकी। गिवन है हमारे पास अभी जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ए डॉट ए डैश इक्वल टू आई, मतलब ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आई आता है। आई मीन यूनिट मैट्रिक्स। दोनों साइड पर हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट आपको पता है अलग अलग हो जाता है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये भी हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वैल्यू हमने जहाँ पर फिट कर दी। इसके बाद डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 1 क्यों आया, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स कितना होता है 1, जहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज आ गई 1 और -1। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा फिर, दिस इम्प्लाइज ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो। इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यू तो नॉन जीरो होगी, क्योंकि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो जहाँ पर अगर आइगन वैल्यू जीरो होती तो डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाना था, लेकिन जहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो, इसका मतलब आइगन वैल्यू तो जीरो होगी नहीं। सारी की सारी जो आइगन वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, नॉन जीरोज। आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इधर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। जो आइगन वैल्यूज़ होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जहाँ तो जीरो होती है जहाँ प्योरली इमेजिनरी होती है। लेकिन जहाँ पर जो हमारे पास है जीरो तो नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी आइगन वैल्यू वो नॉन जीरो होगी। तो इसका मतलब उसकी जस्ट जितनी भी आइगन वैल्यू होगी वो सारी की सारी कितनी होगी, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, हमारी ऑप्शन ए है जो वो करेक्ट होगी, क्योंकि इसमें प्लस माइनस आउट आता है, दोनों की दोनों हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइगन द करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर। ये तो क्वेश्चन याद रखने वाला ये भी, जो करेक्टरिस्टिक यूनिटरी मैट्रिक्स की जो करेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो ऑलवेज ऑफ यूनिट मॉडुलस होते हैं। तो इसकी ऑप्शन आएगी सी, मतलब इसमें जो कॉम्प्लेक्स आइगन करेक्टरिस्टिक रूट है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर इज ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। कौन से आर क्यूब के बेसिस हैं, ये 3 सेट दिए हमारे पास, ऑप्शन दी गई हैं या ए या बी या सी या डी। इसको देखिए, बेसिस क्या होती है, बेसिस वो होती है वो वेक्टर्स होते हैं जो, एक तो वो सेट होता है वेक्टर्स का, वो सेट होता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और जो पूरे के पूरी स्पेस को जनरेट करता हो। तो जहाँ पर हमने सबसे पहले तो हमने इसको चेक करना है कि वेक्टर इसमें से कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले वाले जो सेट है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट में ये फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर और ऐसे थर्ड वेक्टर लिख लिया और इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया। अगर तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, इसका मतलब होगा जो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन जहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आ गया। जीरो का मतलब क्या हो गया, वेक्टर हो गए लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये तो बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे, मतलब ऑप्शन ए तो हो नहीं सकती। ऑप्शन थर्ड देखिए, ऑप्शन थर्ड में अगर हमने वेक्टर रख लिए, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड और ये थर्ड, इसका डिटर्मिनेंट अगर हमने चेक किया तो हमारे पास फिर जीरो आ गया। जीरो आने का मतलब क्या हुआ, ये जो वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या हो जाता है भी, ये तो बेसिस फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि बेसिस फॉर्म करने के लिए जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए और पूरे की पूरी स्पेस को जनरेट करते होने चाहिए।
तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन बची है वो है सेकंड ऑप्शन के जे फर्स्ट वेक्टर लिख दिया हमने, ऐसे सेकंड वेक्टर लिख दिया, जे थर्ड वेक्टर लिख दिया। डिटर्मिनेंट चेक किया तो हमारे पास आ गया नॉन जीरो का मतलब जो वेक्टर का सेट है जे लीनियरली इंडिपेंडेंट तो पक्का है। तो अब ये चेक करना है ये जो वेक्टर है ये पूरी की पूरी स्पेस को जनरेट करते हैं कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने एक एलिमेंटली एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर क्यूब, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ये ऐसी चीज़ आती है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर दो, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ कंपेयर किया तो ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई, सी इक्वल टू जेड माइनस एक्स आ जाता है हमारे पास। तो जे वैल्यू ए की जहाँ, बी की जहाँ और सी की जहाँ पुट कर दो तो कुछ ऐसा आ जाता है। कहने का मतलब ये जो तीन वेक्टर है ये पूरी की पूरी स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास सेट दिया हुआ है, ये सेकंड वाला जो सेट है, ये सेकंड वाला जो सेट है वो बेसिस फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये पूरी की पूरी स्पेस को भी बना रहा है। इसका मतलब इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ठीक है। इसका मतलब ओनली सेकंड जो वेक्टर्स हैं वो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let M2R denote the vector space consisting of 5 by 5 matrix with real entries over the real number field. Let W be the subspace of skew symmetric matrix. skew symmetric कहाँ है तो dimension of W बतानी है कितनी है। जहाँ पर एक फार्मूला आपने याद रखना है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ n बाई n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा फार्मूला होता है, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हमें गिवन क्या दिया गया, गिवन दिया है हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने की है, 5 बाय 5 की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर n की जगह आपने क्या पुट कर देना है 5। तो डायमेंशन ऑफ W कितनी होगी 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करने पर कितना आंसर आ जाता है हमारे पास 10 का मतलब हमारे पास जो ऑप्शन ए है इसकी वो करेक्ट होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।